हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। दैट इज पीसी एक्ट, जिसको हम कहते हैं 1988 में ये एक्ट आया था। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना क्योंकि नया चैप्टर है, बीआरबीआर में इंट्रोड्यूस किया गया एंड फर्दर साथ के साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है कंसेप्चुअल पॉइंट से। सो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दे अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट द फुल कोर्स ऑफ सीआईबी तो उसके लिए आपको हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर के नेम से अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड इफ यू आर iOS यूजर, do download My Institute application and use organization code GEGKT and start preparing for the same. So let's start the session over here. It's related to Prevention of the Corruption Act 1988 over there. तो इसको promulgate किया गया था यहाँ पर इन ऑन द 9 सितंबर 1988 एंड मेनली ये कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड करता है जो भी कानून हमारे पास ऑलरेडी थे रिलेटेड टू करप्शन एंड जो भी उसके साथ रिलेटेड मैटर्स हैं उनके ऊपर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको सेक्शन 2 में कवर किया गया है। सबसे पहली टर्म जो है दैट इज एक्चुअली द इलेक्शन ओवर देयर, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फैक्ट। सो इलेक्शन का मतलब है कोई भी इलेक्शन जो किसी भी कानून के अंदर यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, या तो वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए, या किसी पब्लिक अथॉरिटी को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उनको इलेक्शन कहा जाता है। एंड सेक्शन 2 भी जो है वो पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन करता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर स्टेट के बिहाफ पर, सेंटर के बिहाफ पर, या पब्लिक या फिर कम्युनिटी एट लार्ज के लिए अगर कोई ड्यूटी की जा रही है तो उसको पब्लिक ड्यूटी कहा जाता है। अगर पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो कोई भी ऐसा पर्सन जो सर्विस कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, या फिर उसको फीस या रेम्युनरेशन जो पे की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा पे की जा रही है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है सो एज टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ जस्टिस ओवर देयर। यानी कि मान लीजिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है किसी एस्टेट की, या फिर उसने या फिर लिक्विडेटर की तरह काम करना है, या रिसीवर है, या कमिश्नर है, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। एंड इसी तरह से पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है या फिर कोई ऑफिस बेरर है किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या ट्रेड और बैंकिंग में लगी हुई है, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई पर्सन चेयरमैन है, मेंबर है, एम्प्लॉय है किसी सर्विस कमीशन का या बोर्ड का, या किसी भी नाम से उसे कहा जाता है, या फिर वो मेंबर है किसी सिलेक्शन कमेटी का जो कि इस कमीशन के द्वारा या बोर्ड के द्वारा बनाई गई है, वो भी पर्सन पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी वाइस चांसलर है या मेंबर है किसी गवर्निंग बॉडी का, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, टीचर है, एम्प्लॉय है, किसी भी नेम से बुलाए, अगर वो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। एंड फर्दर उसके बाद डेफिनेशन आती है अनड्यू एडवांटेज की। अनड्यू एडवांटेज का मतलब है अपनी ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो आपको लीगल ड्यूज मिलनी थी, लीगल रेम्युनरेशन मिलनी थी, उसको छोड़ करके अगर आप कुछ और चीज लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी अनड्यू एडवांटेज ओवर देयर। एंड इसमें यहां पर ना तो ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन को लिमिटेड रखा गया है, ना ही यहां पर जो पब्लिक सर्वेंट को लीगल रेम्युनरेशन दी जाती है उसकी डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया, सिर्फ और सिर्फ कि उसको लीगल उसकी सैलरी मिलती है। जो भी ड्यूज उसको मिलते हैं, जो भी पेमेंट उसको मिलती है यहाँ पर गवर्नमेंट की बिहाफ पर, या फिर उसकी लीगल जो उसको पेमेंट मिलती है, दैट्स एक्चुअली ऑल कवर्ड अंडर द लीगल रेम्युनरेशन ओवर देयर। स्पेशल जजेस की बात करते हैं जिनको यहां पर अपॉइंटमेंट को सेक्शन 3 के अंडर कवर किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो यहां पर पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ जो सेक्शन 3 है वो ये भी डिफाइन करता है, उसका क्लोज ए ये चीज डिफाइन करता है कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं उनके साथ ही स्पेशल जजेस डील कर सकते हैं। एंड इन स्पेशल जजेस की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहां पर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देते हुए जितने उनको स्पेशल जजेस को अपॉइंट करना उतने स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड फर्दर ये जो स्पेशल जजेस है कौन से केसेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर कोई भी ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर यहां पर पनिशमेंट है उसके ऊपर कामकाज कर सकते हैं, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, या फिर कोई यहां पर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है किसी तरह के यहां पर पर्टिकुलरली जो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऑफेंस है उसको कमिट करने के लिए कोई यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो वो भी यहाँ पर कवर रहेगा। एंड फर्दर जो पर्सन यहाँ पर स्पेशल जज नहीं बन सकता उसके बारे में देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है, कि अगर वो पर्सन सेशन जज नहीं रहा है, या फिर एडिशनल सेशन जज नहीं रहा है, या फिर असिस्टेंट सेशन जज नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर पर्सन जो है स्पेशल जज नहीं बन सकता। एंड फर्दर कौन से केसेस के ऊपर ये काम कर सकते हैं, तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड 2 इसके ऊपर हमें बताते हैं कि कौन से सेक्शंस के ऊपर काम हो सकता है। तो जो कोई भी चीज यहाँ पर सीपीसी 1973 में कवर्ड है, या फिर किसी कानून के तहत अगर कोई ऑफेंस बनता है उसके ऊपर स्पेशल जज अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर सबसेक्शन 1 है सेक्शन 3 का इसी पर्टिकुलर एक्ट का, उसमें जो चीजें बताई गई हैं जिनके ऊपर यहाँ पर केस चलाए सकते हैं उनके ऊपर भी स्पेशल जजेस यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। एंड फर्दर सबसेक्शन 3 जो है उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बनती है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर
अगर एक्यूज जो है उसे सीपीसी के अंडर चार्ज किया गया है तो उसका ट्रायल यहां पर इस एक्ट के अंडर भी लिया जा सकता है। एंड फर्दर अगर सबसेक्शन 4 यहां पर थर्ड सेक्शन का सबसेक्शन 4 जो है वो यहां पर कहता है कि अगर ऐसे किसी एक्विजिशन का पर्टिकुलरली ट्रायल हेल्ड किया जाता है तो वो डे टू डे बेसिस पर किया जाएगा एंड इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जो ट्रायल है उसको 2 साल के बीच बीच में निपटा दिया जाए। अगर हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करते हैं तो सेक्शन 7 से लेकर के 15 तक जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वहां पर ऑफेंसेस की बात की गई। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो जहां पर पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब किया जाता है, उसको यहां पर रिश्वत दी जाती है, वहां पर इंप्रिजनमेंट जो है वो कम से कम 3 साल की रहेगी, जो 7 साल तक की हो सकती है, या साथ में फाइन भी हो सकता है। अगर यहां पर पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करके अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है या फिर करप्ट या इलीगल मैनर्स का इस्तेमाल करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को यहां पर बहकावे में लाने के लिए, उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को 3 साल की कैद हो सकती है, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, साथ के साथ फाइन भी हो सकता है। जहां पर कोई पर्सन जो है किसी को प्रॉमिस करता है कोई अनड्यू एडवांटेज देने का, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि तुम ये काम कर दो मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगा, ठीक है, तो उस केस में भी यहां पर जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की हो सकती है एंड इसमें मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। एंड अगर यहां पर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दी जाती है, रिश्वत दी जाती है, उसके केस में पनिशमेंट जो होगी वो फाइन के केस में होगी। अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन उसके केस में सिर्फ और सिर्फ फाइन होगा। एंड फर्दर अगर जो पर्सन इन चार्ज है, चाहे वो डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है या कोई और ऑफिसर है, अगर उसको गिल्टी माना जाता है कि उसने करप्शन की है, उस केस में उसको इंप्रिजमेंट 30 साल की हो सकती है, जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, साथ के साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। एंड 11 जो सेक्शन है वो यहां पर कहता है कि पब्लिक जो सर्वेंट है अगर वो अनड्यू एडवांटेज लेता है, किसी पर्सन से कंसीडरेशन लेता है किसी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर, ठीक है, एंड फर्दर विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न, यानी कि डायरेक्टली जो पर्सन कंसर्न है उससे नहीं लेता लेकिन किसी और पर्सन से लेता है, उसके केस में जो कैद है वो कम होगी, वो 6 महीने की होगी, जिसे 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, साथ में फाइन भी लगेगा। एंड साथ ही साथ अगर और कोई ऑफेंसेस यहां पर किसी बहकावे में की जाते हैं, करप्शन के बहकावे में की जाते हैं, तो उसके केस में इंप्रिजनमेंट जो है वो 3 साल से कम नहीं होगी एंड वो 7 साल तक बढ़ सकती है, साथ के साथ उसमें फाइन भी लगेगा। तो ये सेक्शन 7 से लेकर के हमारे पास सेक्शन 12 तक का था। सेक्शन 7 जो है वो यहाँ पर डील करता है ब्राइब के साथ, जिसमें 3 से 7 साल की सजा होगी, साथ में फाइन होगा। अगर अनड्यू एडवांटेज लेकर के कोई पर्सन बहकाने की कोशिश करता है, पब्लिक सर्वेंट को इलीगली कमिट करता है क्राइम, तो उसको भी 3 साल से 7 साल की कैद है, साथ में यहाँ पर उसको फाइन लग सकता है। अगर कोई पर्सन प्रॉमिस करता है यहां पर किसी तरह का एडवांटेज देने का, वहां पर उसको 7 साल तक की कैद हो सकती है, मिनिमम की कोई भी यहां पर चीज नहीं है। अगर जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्राइबिंग करते हैं उसके केस में सिर्फ फाइन लगेगा, जो सेक्शन 9 में कवर है। अगर पर्सन जो है कोई डायरेक्टर है या मैनेजर है, सेक्रेटरी है, एंड फर्दर उसको गिल्टी माना जाता है, 3 से 7 साल की सजा, साथ में फाइन। एंड फर्दर अगर पर्सन जो है वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो अनड्यू एडवांटेज लेता है बिना कंसिडरेशन, कोई डायरेक्ट पर्सन से ना लेते हुए किसी और पर्सन से लेता है, तो 6 महीने की कैद होगी, 5 साल तक बढ़ सकती है, साथ में फाइन होगा। एंड अगर किसी और ऑफेंस से रिलेटेड यहां पर करप्शन की जाती है तो उसमें भी 3 से 7 साल की सजा, साथ में फाइन रहेगा, राइट। सेक्शन 13 देखिएगा, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट। पब्लिक सर्वेंट को कहा जाएगा कि इसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है अगर पर्सन जो है वो डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी के साथ या फ्रॉडुलेंटली, जो यहां पर उसको अधिकार दिए गए थे, जो प्रॉपर्टी उसके दायरे में आती थी, उसके एज अ पब्लिक सर्वेंट उसके दायरे में आती थी, उसने उसका मिस यूज किया हो या फिर और किसी पर्सन को उसका मिस यूज करने दिया हो, वो यहां पर मिसकंडक्ट कहलाएगा। या फिर अगर वो इंटेंशनली ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए करता है, यानी कि किसी और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, उसको भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा। एंड फॉर द इंटेंशनली एनरिचमेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन खुद या उसके बिहाफ पर कोई पर्सन जो है ऐसी किसी प्रॉपर्टी जो कि उसके पोजेशन में है, जिस टाइम पर वो ऑफिस में काम कर रहा था, वो यहां पर ऐसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर रिसोर्सेज थे उनका डिसअप्रोपोर्शनेट तरीके से इस्तेमाल करता है, या फिर जो उसकी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे पैसा ना, तो किसी अननोन सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो उसको पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, मिसकंडक्ट कहा जाएगा। एंड फर्दर जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उसका मतलब ये होता है कि उसको लॉफुल सोर्सेज से जो पैसा मिल रहा है वो उसके यहां पर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम कहलाती है। एंड अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो यहां पर जेल हो सकती है, जो कि 4 साल से कम नहीं होगी लेकिन 10 साल तक आगे हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कामकाज किया है, एंड साथ में फाइन भी लगेगा, राइट। एंड फर्दर अगर हम ऑफिशियल यहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करें, जिसको सेक्शन 14 में कवर किया, देखिए मैंने आपको बताया था 7 to 15 के बीच में ऑफेंसेस को कवर किया गया है। 7 to 12 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, 13 को हमने यहां पर मिसकंडक्ट में पढ़ लिया, 14 जो है वो यहां पर क्या है आपके पास, हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी कि एक बार उसको पकड़ा गया, ठीक है, फिर से वो वैसी चीजें कर रहा है,
तो वो यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया। उसके केस में उसके ऊपर जो यहाँ पर जेल हो सकती है 5 साल तक की हो सकती है, जो आगे 10 साल तक बढ़ सकती है, साथ में फाइन भी पे करना पड़ेगा। एंड फर्दर 15 सेक्शन में कवर गया पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस ओवर देयर, यानी कि अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आप सिर्फ कमिट नहीं किया अभी आपने, लेकिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगे हो या सोच रहे हो उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको 2 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है। फर्दर जब भी फाइन फिक्स किया जाएगा उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जिसको आपने जिस अमाउंट से करप्शन करने की कोशिश किया, उसको जरूर ध्यान में रखा गया जाएगा कि आपके ऊपर फाइन कितना लगेगा, उसे सेक्शन 16 में कवर किया गया है। एंड फर्दर यहां पर सेक्शन 17 की बात करते हैं, रिलेटेड टू पर्संस हु आर ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ओवर देयर। इस केस में यहां पर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो पर्टिकुलरली किस रैंक से बिलो नहीं होगा, वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, उसके केस में जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, उनसे कम रैंक का पर्सन जो है वो करप्शन के केसेस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करते हैं, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद एक्सेट्रा की, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड है, उसके हिसाब से यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर से कम रैंक का पर्सन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर बाकी यहां पर किसी केसेस की बात करते हैं, तो वहां पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है, उनके इक्विवेलेंट रैंक का पर्सन चाहिए करप्शन के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसे जो पर्सन रहेंगे उनको ऑथराइज किया गया है कि वो बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के बिना, मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास के होते हैं, उनके यहां पर अरेस्ट वारंट के बिना ही वो यहां पर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि करप्शन के केस इन केस में बन सकते हैं, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस, यानी कि जो भी आपने इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है इस तरह के ऑफेंसेस की जो कि रिकमेंड किए गए हैं, या फिर आप पब्लिक सर्वेंट का खुद का डिसीजन है जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभा रहे होते हैं, उस केस में पर्टिकुलरली क्या चीज एक्शन लिए जा सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट, जो कि सेक्शन 17 ए में कवर किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट सेक्शन 17 में ही कवर किया गया सारा का सारा, एंड जो इंक्वायरी एंड या फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो 17 ए में कवर्ड है। फिक्सेशन ऑफ फाइन 16 में कवर्ड है, राइट। आपको सेक्शंस ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया रहेगा तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर वे में आप उसको माइंड में रख पाएंगे। फॉर दैट्स रिलेटेड टू कि अगर स्पेसिफिक लेवल जो है, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जब भी आपको इंक्वायरी करनी है या इंक्वायरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस, जो कि यहां पर आपको लगता है कि हाँ इसमें यहां पर करप्शन का एक्ट हो सकता है, तो उसके केस में आपको यहां पर स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 17 ए ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो यहां पर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऑफेंस की नहीं करेगा, किसी जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, जहां पर जो एलीज्ड ऑफेंस है, क्योंकि अभी एलिगेशन है वो अप्रूव्ड नहीं हुई है, जहां पर जो एलीज्ड ऑफेंस है दैट्स एक्चुअली टू एनी रिकमेंडेशन या फिर उसका खुद का अपना डिसीजन है रिलेटेड टू डिस्चार्जिंग द ड्यूटी इन केस ऑफ अ पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, या यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, या फिर किसी भी पर्सन के खिलाफ ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ओवर देयर। कहने का मतलब है कि अगर ये पुलिस यहां पर इंस्पेक्टर है एंड इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है जिनके पास ये पावर है कि ये इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये पुलिस इंस्पेक्टर जो है अगर इनके खिलाफ इसने एक्शन लेना, इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं कर पाएगा। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट, राइट। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स ओवर देयर, तो यहां पर 3 सितंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर अपने सर्कुलर के तहत ये कहा, उन्होंने एसओपीज दे दिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दे दिए कि हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहां पर चलाएंगे, यूनिफॉर्म प्रोसीजर चलाएंगे, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे अप्रूवल प्रोसेस को लेकर के 17 ए को, ताकि यहां पर उसी के तहत कामकाज किया जाए एंड कोई भी यहां पर ये ना रहे कि कोई पर्सन अपने हिसाब से अप्रूवल ले रहा है, ठीक है। तो वो एसओपीज थे। लेट्स हैव अ लुक एट द एसओपीज की क्या यहां पर एसओपीज प्रोवाइड की गई, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहां पर क्या प्रोवाइड किए गए हैं। तो कहा गया है कि स्टेज वाइज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जाएगी, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो स्टेज वाइज प्रोसेसिंग करेगा इंफॉर्मेशन की। एंड फर्दर जो पुलिस ऑफिसर का रैंक है वो स्पेसिफाई किया जाएगा टू सीक प्रायर अप्रूवल, यानी कि अगर आपने अप्रूवल लेना उससे पहले आपको यहां पर उसका जो रैंक है वो यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड उसके हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं पब्लिक सर्वेंट्स के हिसाब से, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट का यहां पर रैंक है उसके हिसाब से डिफरेंट अथॉरिटीज बताई गई हैं कि जिनसे आप अप्रूवल ले सकते हैं। एंड फर्दर यहां पर 17 ए के हिसाब से कंसिडरेशन की जाएगी प्रपोजल्स की, जो भी प्रपोजल्स यहां पर सेंड किए जाएंगे। लेट्स टेक द केस कि पुलिस इंस्पेक्टर है, इसने प्रपोजल दिया था यहां पर रैंक 4 के पर्सन के खिलाफ, यहां पर इस अथॉरिटी के पास गया, तो ये प्रपोजल इसके पास
आ गया। अब ये प्रपोजल यहाँ पर गो थ्रू किया जाएगा कि इसके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सिंगल विंडो प्रोसीजर रखा जाएगा ताकि रिसिप्ट स्टेज के बाद, रिसिप्ट स्टेज के लिए सिंगल विंडो होगी, यानी कि रिसिप्ट एक ही विंडो पर होगी, ऐसा नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद फर्दर अलग अलग यहाँ पर दायरों में यहाँ पर ये जो प्रपोजल है वो घूमेगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा एंड चेकलिस्ट यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर रिगार्ड में। दोस आर द एसओपीज ओवर देयर, राइट। फर्दर उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू पावर्स टू इंस्पेक्ट द बैंकर्स बुक्स ओवर देयर। तो सेक्शन 18 में इसको कवर किया गया एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओवर देयर। अब यहाँ पर पावर्स मिलती हैं पुलिस ऑफिसर को जिसके पास ये रीजन है किसी संदेह का कि यहाँ पर जो पर्सन है वो करप्शन में लगा हो सकता है एंड उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैंक की जो बुक्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना जरूरी है। उसके रिगार्ड में बैंक को जो भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। रेलिवेंट कॉपीज जो है इन टाइम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करनी पड़ेंगे एंड पुलिस ऑफिसर को वो असिस्ट करेंगे। एंड फर्दर ऐसी जो पावर्स हैं वो तब एक्सरसाइज नहीं की जा सकती अगर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के रैंक से कम है, या ये भी हो सकता है कि एसपी ने अपने खुद ही किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया हो रिटर्न में। ठीक है, तो टर्म बैंक, बैंकर बुक एक्सेट्रा जो भी यहां पर यूज की गई है सेक्शन 18 में, वो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में जो उनका मीनिंग है वही मीनिंग यहां पर इस एक्ट में रहने वाला है, राइट। फर्दर बात करते हैं यहां पर प्रोसिक्यूशन के बारे में जिसको सेक्शन 19 में यहां पर कवर किया गया है। यानी कि कोई भी कोर्ट जो है किसी भी तरह का करप्शन एक्ट जो चल रहा है जो कि पनिशेबल है अंडर द सेक्शन 7, 11, 13, 15 ओवर दिया। अगर आपको 7 याद हो यहां पर ब्राइबरी की बात की गई थी। अगर आपको 11 सेक्शन याद हो जो पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है उसकी बात की गई थी। सेक्शन 13 जो था क्रिमिनल मिसकंडक्ट की बात करता है एंड जो सेक्शन 15 यहां पर हमारे पास था दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू अटेम्प्ट करने की जब कोशिश की जाती है। तो यहां पर कहा गया कि 7, 11, 13 एंड 15 के केस में यहां पर कोई भी अलग से जानकारी कोर्ट के द्वारा नहीं ली जा सकती है। उसके बारे में यहां पर कहा गया है जो भी यहां पर एलिज किया गया किसी पब्लिक सर्वेंट को, एक्सेप्ट द केस कि यहां पर अदरवाइज लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट के अंडर यहां पर उन्होंने यहां पर जानकारी मांगी हो या फिर कोर्ट ने पहले सैंक्शन ले ली उस चीज के रिलेटेड, राइट। इन द केस यानी कि जो पर्सन है अगर वो यूनियन गवर्नमेंट के अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है एंड वो अपने ऑफिस से रिमूवेबल नहीं है एंड फर्दर उसे यहां पर पर्टिकुलरली उसे रिमूव करने के लिए आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस पर्टिकुलर केस में भी आपको यहां पर प्रोसिक्यूशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी। इन केस अगर जो पर्सन है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है एंड वो अपने ऑफिस से रिमूवेबल नहीं है, आपको स्टेट गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पर भी प्रोसिक्यूशन एसकर स्टार्ट नहीं होगी, आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी। एंड इन एनी अदर केस जो अथॉरिटी है कंपिटेंट नहीं है उसको ऑफिस से रिमूव करने के लिए, लाइक द केस कि आप उसी अथॉरिटी के खिलाफ जाना चाहते हो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर कोई भी रिक्वेस्ट जो है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई है तो उसके पर्टिकुलर केस में भी आप ऐसे ऐसे आपको जानकारी नहीं मिल सकती है। कोर्ट प्रोसिक्यूशन ऐसा सीधे स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो अगर मान लीजिए किसी केस में यहां पर जो पब्लिक सर्वेंट था उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले से ही कंसर्न गवर्नमेंट से यहां पर सैंक्शन ले लिया हो एंड फर्दर इन्होंने यहां पर कोर्ट में ऑलरेडी अर्जी लगा दी हो कि इस पर्सन के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की जानी है, उसके केस में यहां पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। एंड फर्दर द कोर्ट हैज नॉट डिसमिस द कंप्लेंट। कोर्ट ने जो कंप्लेंट की गई थी यहां पर पुलिस इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टिंग एजेंसी के द्वारा, उसने यहां पर कोर्ट ने यहां पर कंप्लेंट को डिसमिस ना किया गया हो अंडर सेक्शन 203 ऑफ द सीपीसी ओवर देयर एंड फर्दर डायरेक्ट किया गया हो कि पर्टिकुलरली जो कंप्लेंट की गई है यहां पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उसके खिलाफ फर्दर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की जाए। एंड आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करने की सैंक्शन देती है एंड उसने ऐसी गाइडलाइंस दे रखी हो कि कोर्ट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो उस केस में यहां पर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के द्वारा की जा सकती है, प्रोसिक्यूशन आगे स्टार्ट की जा सकती है। अगर हम अपील एंड रिवीजन की बात करते हैं तो अपील एंड रिवीजन जो है जजमेंट में इन केस ऑफ द स्पेशल जज अंडर द एक्ट वो यहां पर हाई कोर्ट के पास रहती है अंडर द सेक्शन 27 ओवर हियर, राइट। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड साथ के साथ अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर जरूर करना जो भी जेआईबी की सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंच पाए एंड डेफिनेटली वो भी अपना सीआईबी का एग्जाम पहली बार में क्लियर कर पाए। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।